अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं कल रात थोड़ा जल्दी सो गई, जिसकी वजह से 2-3 अहम ख़बरें जो हैं उसके ऊपर आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं इसीलिए ज़रा रूटीन से हट कर ये व्लॉग कर रही हूँ ताकि जो 2 अहम ख़बरें आई हैं नज़र में उनके ऊपर ज़रूर बात हो जाए। तो एक तो जी बड़ा धमाका अपनी तरफ से किया गया है, प्लांटेड इंटरव्यू जो किया गया है उस्मान डार साहब का, उसके ऊपर बड़ा तहलका मचा हुआ था, तो वो बात करेंगे। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोगों ने किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लाहौर में जो उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है जिससे उनके 14 तबक रोशन हो गए होंगे यकीनन, तो उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा उस्मान डार साहब की बात हो जाए। उस्मान डार साहब का एक आपको मालूम है कि हमेशा से बड़ा जारहाना सा रवैया और बहुत दबंग किस्म की पीटीआई के लीडर। पिछले 5 महीने से वो ऑलमोस्ट रूपोश थे, जब से 9 मई के वाक़े के बाद से एक क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ था पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर। तो 5 महीने से वो वैसे ही बेचारे रूपोश थे। फिर कोई 1 महीना पहले, तकरीबन 24 दिन पहले, ये खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी खबर आई कि उन्हें कराची से गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उनकी फैमिली ने भी तस्दीक की और वज़ीर दाखिला सिंध ने भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक हमने देखा कि उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया और कहीं पर वो अपीयर नहीं हुए, बल्कि वो भी बहुत सारे दीगर रहनुमाओं की तरह जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। और उसके बाद फिर 24 दिन इसी तरह से गुजर गए। अभी मैं 2-1 दिन पहले ही उनके बड़े भाई का, जो बड़े हैं या छोटा आई डोंट नो, लेकिन एक उनके भाई उमर डार का इंटरव्यू देख रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया और बताया बाकायदा कि जो उस्मान डार हैं उनके साथ बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। और उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ उनके ड्राइवर भी हमराह थे, और उन ड्राइवर को तो अब रिलीज़ कर दिया गया, वो तो घर वापस आ गए हैं। लेकिन उस ड्राइवर ने बताया है कि उस्मान डार को जब पकड़ा गया था, उठाया गया था, तो उस वक्त उनके साथ बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया गया था। तो ये तो उस वक्त की बात ड्राइवर बता रहे थे। तो फिर इन 20-25 दिनों में उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा, ये एक बहुत ही ऐसी बात है कि जिसको आप कह रहे हैं कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन सबको मालूम भी है। तो ये इस तरह की बात है। उस्मान डार साहब काफ़ी दिन लापता रहे और फिर उसके बाद अचानक से कल वो कामरान शाहिद साहब के साथ एक इंटरव्यू में नमूदार हुए। और ये एक इंतहाई प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू, यानी इसमें इतने झोल हैं कि आप, यानी आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है इस बनावटी इंटरव्यू को पकड़ने के लिए। अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कितना एक डिज़ाइंड किस्म का इंटरव्यू था जो चला दुनिया टीवी की स्क्रीन पर। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मुझे अफसोस वैसे कामरान शाहिद पर भी हुआ कि सारी ज़िंदगी आपने एक फिल्म स्टार की गोद में पले बढ़े, आपने आँख खोलते साथ ही ये माहौल देखा घर में फिल्मों ड्रामों वाला, और ख़ुद भी आपने अभी हाल ही में एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है। इसके बावजूद आपका ये आलम है कि एक इंटरव्यू आप लोगों ने इतने भोंडे तरीके से किया कि उसमें स्क्रिप्ट के, प्रोडक्शन के, एक्टिंग के, डायरेक्शन के इतने झोल थे कि मुझ जैसा इन चीज़ों से नाबलद बंदा भी बड़ा आसानी से उनको पकड़ सकता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं अभी आपको चंद मिनट में इसको साबित कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि उस्मान डार साहब जो लापता थे और वो अचानक से नमूदार हुए, और उनकी फैमिली बेचारी ये क्लेम कर रही कि उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ हैं। और वो आते हैं तो सीधा, वो अपने घर नहीं जाते, अपनी माँ से नहीं मिलते, वो सीधा चले जाते हैं जी कामरान शाहिद साहब के घर, उनके घर ही तशरीफ़ ले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और फिर वो चूंकि अचानक आ रहे हैं तो कामरान शाहिद को पहले से पता था कि जी वो आ रहे हैं, हालांकि वो अचानक आए बगैर बताए। और कामरान शाहिद ने वहाँ पर पूरा इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया हुआ था, वाह भाई वाह, सारे कैमरे और तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। खैर जनाब, चलिए ये भी मान लिया कि उन्होंने निकलते हुए बता दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो आप ज़रा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रखें, तो उन्होंने इसलिए तैयारी कर ली। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा 5 महीने से लापता है, रूपोश है, अपने फैमिली से नहीं मिला, तो वो क्या सीधा फैमिली के पास जाएगा? वो यहाँ उस्मान जाके जो है वो कामरान शाहिद से जाके जफियाँ डालेगा? तो ये एक इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ सी बात लगती है। फिर
जब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस बात का आपको पता होता है ना कि ये काम आपने किया है गलत और ये कहीं अया ना हो जाए, तो फिर आप उसको कवर करने के लिए जो कोशिशें कर रहे होते हैं ना, उससे आप और पकड़े जा रहे होते हैं कि यहीं पे मसला है कुछ। यही हाल कामरान शाहिद साहब का था कि जो ओवर एक्टिंग कर रहे थे और ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच है, उस्मान डार साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई प्लांट नहीं की गई बात। तो इसको साबित करने के चक्कर में वो ओवर एक्टिंग में ये हुआ कि वो फिर ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हो रही थी। मसलन वो आते साथ उनसे पूछ रहे आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, यानी कि मतलब आपको अंदाज़ा है कि आप, यानी आप ये तय बता रहे हैं लोगों को देखो भाई कोई इस बात के इसको इग्नोर ना कर देना कि वो लग कैसा रहा है, यानी ये साबित करने के लिए महज कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसकी कोई टांग बाजू नहीं टूटी, वो भागता हुआ आ रहा है। मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू आराम से बैठ के भी स्टार्ट हो सकता था, नहीं, उनको चलता फिरता भागता दौड़ता दिखाना ज़रूरी था, ये अवाम को बताने के लिए कि देखें जी हम किसी की टांगे बाजुएं नहीं तोड़ते। तो भाई टांगे बाजू आप ना तोड़े, टांगे बाजू तो अल्लाह का शुक्र है इमरान रियाज के भी सलामत हैं, लेकिन जो आपने अंदर कुछ तोड़ा होता है ना, जो मेंटल आपने टॉर्चर किया होता है, जो फैमिली के साथ आप तरीके कर रहे होते हैं और जो आपने ओवरऑल उसके साथ जो इंजेक्शन लगा लगा के जो आप लोगों ने उन लोगों के हाल किए होते हैं ना, तो उससे फिर उसका कबाड़ा हुआ होता है। उसमें वो बज़ाहिर देखने में वो बंदा जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसके खून ही बह रहे होंगे, मुँह सूजे होंगे तो फिर ही पता लगेगा कि कोई तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद सिर्फ एक किस्म का नहीं होता। तो बहरहाल इस बात को साबित करने के लिए कि देखें जी वो बड़ा महफूज था, बार बार वो कह रहे हैं आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बड़े फिट लग रहे हैं, ये वो, तो मतलब कोई बज़ाहिर मुझे तो उस्मान डार साहब पहले से वीक भी लग रहे थे, उनके चेहरे पे भी मुझे वीकनेस का एहसास हो रहा था। ये मैं सिर्फ अभी फिजिकल आपको बता रही हूँ पेरेंट्स, अभी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो मैंने और चीज़ें महसूस की वो मैं बाद में बताती हूँ। उनके बाल भी मुझे लग रहा था कि बड़े हुए थे, और बड़े तो खैर वो बड़े छोटे तो वो पहले भी कर लेते हैं, लेकिन वाइट बाल थे उनके, उससे पता चल रहा है कि वो अगर एक नॉर्मल हालात में हों तो वो ज़ाहिर है आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो वो भी था। और बहरहाल ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो बड़े फिट हैं, हालांकि वो बज़ाहिर मुझे तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। एक बात। अच्छा जी, फिर भागते दौड़ते जफ्फियाँ शप्पियाँ प्यार मोहब्बत के बाद जो है वो बैठ गए जी, इंटरव्यू हो रहा है, और अब उसमें कामरान शाहिद साहब जानबूझकर जिसको कहते हैं ना पहले से लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं आपके पास कि भाई ये आपने पूछना है तो ये कहना है। अब बातें हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, उस्मान डार ने क्या कहा, वही पुराना रटा रटाया स्क्रिप्ट जो हर दूसरा बंदा बोल रहा है उनका जी। 9 मई को मजम्मत करता हूँ, रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता, इदारों के खिलाफ नहीं जा सकता, इमरान खान ने सवरा बयानिया तरतीब दिया, इमरान खान ने जहन साजी की, तो वही जो घर से घिसा पिटा सा वो रटा रटाया एक स्क्रिप्ट सबको भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, और वो जो जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे उन्हें याद करवा देते हैं। तो बहरहाल वो स्क्रिप्ट उन्होंने भी पढ़ दिया आके, तो वो अब बात ये है कि भाई अब ज़ाहिर है उस पर तो क्या क्वेश्चन बंदा करे, भाई आप 5 महीने से फिर चुपते क्यों फिर रहे थे, अगर आपको इतना ही अचानक ये लगा कि भाई ये इदारों के खिलाफ है तो आप उसी वक्त कर देते। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि उस्मान डार जो उनका नैरेटिव था वो वहीं पर है, और उसमें ये सिर्फ उनको जिस भी मजबूरी में किया गया। कुछ लोग तो इवन ये भी क्लेम कर रहे हैं, मेरे पास तो खैर इसके कोई सोर्सेज नहीं है तो मैं तो नहीं क्लेम करी, लेकिन जो मैंने लोगों को सुना कहते हुए कि जब ये इंटरव्यू हो रहा था इवन, तो उस वक्त भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनकी सामने निगरानी में रिकॉर्डिंग हुई है। तो अब इसका तो मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या है, लेकिन ये एक चीज़ जो है वो है, ये भी किसी ने कही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर उस्मान डार पे मैं कोई तनकीद नहीं करूँगी। ऑब्वियसली जो उस्मान डार ने इतने महीने से सहा है, उनकी पूरी फैमिली ने सहा है, मतलब उनके आपने कारोबार तबाह कर दिए, फैक्ट्रियाँ सील कर दी, उनका घर तोड़ दिया, उनकी फैमिली को रात के आधी रात को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, उनकी माँ के साथ बदतमीज़ी की गई, उनके बाजू मरोड़े किए, उनको पकड़ा गया, उनके भाइयों के साथ, उनके बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ इन्होंने इंतहाई जुल्म किया। और उसके बाद फिर भी वो बंदा नहीं छोड़ रहा था, पीटीआई नहीं वो अपने मौक़िफ़ से हट रहा था। फिर जब उनके हाथ लगा है तो ना जाने अब उसके साथ क्या क्या मज़ीद किया है, कि उसके बाद फिर फाइनली उसकी बस हो गई 25 दिन के बाद, और फिर उसने आके मर्ज़ी का बयान दे दिया। तो ये अब इतना ओपन है, इतना ओपन है कि अगर कोई अंधा भी है ना तो उसको भी मालूम है कि ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इस किस्म की किसी चीज़ से कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। या तो ना कि पहले जो 8 लोग छोड़ के गए तो उससे इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, वो तो नहीं कम हुई, वो तो ज़्यादा ही हुई, वो तो वहीं पे खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है। तो पहले तो ये हरकतें आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा।
नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह की धूल झोंक के आप कोई कानूनी रास्ता अपना सकते हैं या उस तरह, तो भाई अगर उस्मान डार जाके वहाँ पे ये कह दे कि मेरे से तशद्दुद के ज़रिए या किसी भी वजह से बामरे मजबूरी ये सारा प्लांट करवाया गया है, तो फिर बात वहीं आ जाती है कि फिर उस बयान की क्या हैसियत रह जाती है। और वैसे भी आप ये देखें कि अगर उस्मान डार ने भी ये बयान दे दिया, अब उसके सारे मसले भी हल हो जाएंगे, अब उसको सारी सख्तियाँ छोड़, तो अच्छा ही है, काफ़ी बेचारे ने सहा है। और बहुत सारे लोग, कुछ पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से तनकीद बनती नहीं है। हम लोग नहीं जानते कि किस कर्ब से, किस अजियत से, किस तरह के टॉर्चर से वो बंदा गुजरा है। और आप यकीन मानिए, जो मैं बहुत बारीकी से इन चीज़ों को नोट करती हूँ, जो पसे पर्दा चीज़ें हो रही होती हैं, और मैंने ये देखा बिटवीन द लाइन्स जो मैं रीड कर रही थी, जो उस्मान डार जो बोल रहे थे, मैं वो नहीं सुन रही थी, वो सबको पता है, वो मैं भी आपको लिख के दे देती हूँ स्क्रिप्ट, वो कोई मसला नहीं है। मैं वो देख रही थी कि जो वो नहीं बोल रहे थे, जो उनकी आंखें बोल रही थी, जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बोल रहे थे, जब उनके अल्फाज उनकी आंखों का साथ नहीं दे रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चीख चीख के बता रही थी कि वो जो वो कह रहे हैं वो नहीं मानते, वो नहीं समझते ऐसा जो वो बोल रहे हैं। तो वो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ थी। कई दफ़ा तो मुझे इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो दिए कि अभी वो रो पड़ेंगे कि बस मेरे से नहीं बोला जा रहा, मैं नहीं ये कह सकता, यकीन मानिए। और मुझे पूरी यकीन है कि इस इंटरव्यू के बाद वो धाड़े मार मार के किसी कमरे में बंद ज़रूर रोए होंगे। तो ये है कहानी, और वो कोई देख सकता है, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो तो। और ये सब इतना ऑब्वियस है कि सबको मालूम है, तो इसीलिए इससे टके टोकरी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उस्मान डार क्या कह रहा है। अभी पीछे सब कह रहे हैं जी फ़ारूक हबीब भी आके कहेंगे, ये भी कहेंगे, भाई कहलवा लें, आप सबसे कहलवा लें, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बात क्यों नहीं समझते? अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस्मान डार साहब का जो ये सारा एक प्लांटेड, इतनी मेहनत से डब्बा सा चरबा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, उसकी 2 मिनट में, बल्कि 1 मिनट में बैंड बजा के रख दी उनकी वालदा साहिबा ने। इधर वो इंटरव्यू आया है और उधर जनाब वो आके दबंग किस्म का ऐलान कर रही हैं कि जी उस्मान डार से तो आपने गन पॉइंट पे जो मर्जी कहलवा लिया, लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी, अब मैं मुकाबला करूंगी ख्वाजा आसिफ, मैं अब मैदान में आऊँगी तुम्हारे खिलाफ। तो मतलब, और ये मैं आपको लिख के भी दे सकती हूँ कि अगर उस्मान डार की जगह उनकी वालदा को इमरान खान साहब टिकट दे दें तो कोई मसला ही नहीं है उनको हराना। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इस तरह करके, फिर फ़ायदा क्या होगा? मतलब उस्मान डार नहीं होगा तो उमर डार होगा, उमर डार नहीं होगा तो उनकी वालदा होंगी, वालदा नहीं होगा तो बीवी हो जाएगी, कोई भी आ जाएगा, कोई भी बंदा आके लड़ लेगा। तो बात तो वही है ना, बंदा तो इमरान खान का ही आ रहा है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? उस्मान डार के ऊपर इतनी, उसके साथ बेचारे के साथ ज्यादती करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उससे आपको हासिल हुआ सिवाय इसके कि आपके खिलाफ लोगों के अंदर और नफरत आई, अफसोस और हुआ, आप और एक्सपोज हुए, सिर्फ ये हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बाकी अब आप ये देख लें कि वालदा ने तो जो स्टेटमेंट दिया उस पर तो सारे वक्त कर रहे थे, लेकिन अब ये एज ए स्ट्रैटेजी भी पीटीआई देख रही है कि अगर आम जो सीनियर रहनुमा हैं, जो नुमाया लोग हैं, अगर उनको नहीं लड़ने दिया जाता इलेक्शन, तो ये भी एक ऑप्शन है कि जो उनके और लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको टिकट दे दिया जाए। और लोगों को तो बल्ले का निशान चाहिए, उसके बाद वो कर लें। और इवन अगर ये भी कंसिडर हो रहा है कि अगर बल्ले का निशान भी इन्होंने किसी वजह से हटा दिया, तो जो पीटीआई के लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ लें, लोगों को जाके बताएं कि हम बेशक हमें निशान नहीं बल्ले का दिया, लेकिन हम हैं इमरान खान के, और उनको वोट करें उनसे टिकट लेके। तो ये जो चीज़ें हैं, टिकट तो खैर फिर उस अलग चीज़ हो जाएगी, उस तरह से नहीं होगा आज़ाद के लिए, लेकिन ये कहने का मकसद है कि अब ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर आ रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो बयान जारी किया, और एग्जैक्टली उन लोगों के लिए जो कि उस्मान डार पे तनकीद कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि उस्मान डार हमारे कल भी लीडर थे और आज भी हैं और रहेंगे, और सबको मालूम है कि ये किस तरह से वीडियो बयान जारी करवाया गया है। और फिर उसमें ये भी जो बातें थी कि जी 2 ग्रुप्स थे, एक एग्रेसिव बयानियाँ रखता है, एक फ़ौज मुखालिफ था, एक फ़ौज के हमायत में था, और हमाद अज़हर भी उन्हीं में से ही, तो उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये फजूल बातें हैं और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जब ज़ाहिर है राय तो मुख्तलिफ हो सकती है पार्टियों में, लेकिन अल्टीमेटली जब एक डिसीजन होता है सब उसके साथ हैं, और चेयरमैन ने कभी हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं की, तोड़ फोड़ की, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हुई, और ये सब एक प्लांटेड इंटरव्यू था। तो हमाद अज़हर साहब ने उसका मज़ीद तिया पांचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुझे अच्छा लगा कि वो इस टाइम के ऊपर अपने साथी के साथ खड़े हुए। ये नहीं कि आगे आप शुरू कर दें तनकीद, बहुत सारे उन्होंने अपनी बहादुरी साबित की है। देखिए, उन्होंने साबित की है बहादुरी। अब ये तो जब कभी आगे वक्त खुलेगा, पता लगेगा कि भाई क्या एग्जैक्टली आखिर किस पॉइंट पे जाके वो बेचारे ब्रेक हुए हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर बनती नहीं है।
बाकी ये सारी कहानी जो है वो तो आपके सामने आ गई। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, और जो नून लीग के हामी और जो टाउट किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो आके ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जी बड़ा नुकसान हो गया, ये वो कोई नुकसान देखे। पर उस्मान डार तो सिर्फ अपनी हल्के का बंदा था ना। आप ये देख लें, परवेज़ खटक वो बंदा था कि जिसके साथ मजीद बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। जैसे जहांगीर तरीन था पंजाब में, ऐसे परवेज़ खटक था केपी में। तो अगर परवेज़ खटक छोड़ गया, जहांगीर तरीन छोड़ गए, उनके दोनों के जाने से जिनका असर रसूख था मजीद MPs और MNAs के ऊपर और लोगों के भी ऊपर, अगर वो नहीं उनसे हट रहे, अब हालत ये कि परवेज़ खटक से अपनी नौशहरा की सीट ना जीती जाए। जहांगीर खान तरीन है, वो तो वैसे ही ना अहल है खैर इस वक्त, लेकिन उनकी पार्टी आज किधर खड़ी है। तो मतलब अगर उन लोगों के साथ नहीं बात बनी तो उस्मान डार हो या कोई सदाकत अली अब्बासी जो बेचारे अपनी सिर्फ हल्के की नशस्त जीते हैं, उतना ही असर रसूख रखते हैं, उनके तोड़ने से या छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब मुझे तो एक होता है ना कि आपको एक पॉइंट पे आके अफसोस होना शुरू हो जाता है कि भाई आपकी कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। आप इतने कॉम्पिटेंट होते हैं और आपसे फिर भी इस तरह की हरकतें हों कि जिसके ऊपर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के भी ऊपर मुझे बात करनी थी, वीडियो लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।